हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेरिन क्लासेस। आज हम लोग सेक्शन 163 और 164 सीआरपीसी का कवर करेंगे। 162 तक हो गया था। तो सेक्शन 163 बात करता है नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड। किसी तरह का इंड्यूसमेंट यानी किसी तरह का लालच या जबरदस्ती इस तरह का कुछ चीज ऑफर नहीं करेंगे अक्यूज को, ताकि वो अपना कन्फेशन दे या फिर अपना कन्फेशन देने के लिए उसको राजी कराने के लिए वॉलेंटरीली अगर वो राजी नहीं है तो इस चीज के लालच में आके वो कुछ गलत स्टेटमेंट दे रहा है जो कि वॉलेंटरीली हो सकता है, बिना इंड्यूसमेंट के या बिना धमकी के वो नहीं देता। तो इसीलिए ये सेक्शन बनाया गया है कि नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड। दो इसमें सबसेक्शंस है। सबसेक्शन 1 कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर या अदर अथॉरिटी किसी तरह का ऑफर नहीं करेगा, देगा नहीं any such inducement, threat or promise as is mentioned in under section 24 of the Indian Evidence Act। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 24 के तहत किसी तरह का थ्रेट, इंड्यूसमेंट जो है वो पुलिस ऑफिसर या कोई अदर पर्सन भी जो है एक्यूज को नहीं देगा, ऑफर नहीं करेगा। और सब सेक्शन 2 ये बताता है बट नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन शैल प्रिवेंट। देगा तो नहीं, बोलने के लिए तो नहीं थ्रेट करेगा या इंड्यूस करेगा। और अगर कोई नहीं दे रहा है मतलब कोई देना चाह रहा है, ठीक है, अगर सपोज मैं कन्फेशन देना चाह रही हूँ तो पुलिस ऑफिसर मुझे किसी तरह का इंड्यूसमेंट करके, किसी तरह का ऑफरिंग्स मुझे दे करके मुझे बुलवाने से रोक भी नहीं सकते हैं, ठीक है। शैल प्रिवेंट बाय एनी कॉशन और अदरवाइज, प्रिवेंट भी नहीं करेंगे, रोकेंगे भी नहीं फ्रॉम मेकिंग इन द कोर्स ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर मैं कुछ कन्फेशन करना भी चाह रही हूँ तो किसी तरह के इंड्यूसमेंट या थ्रेट से मुझे रोक भी नहीं सकते हैं, प्रिवेंट भी नहीं कर सकते हैं। Provided that nothing in this subsection shall affect the provisions of subsection 4 of 164। 164 जो कि अभी हम लोग देखेंगे, उसका जो सबसेक्शन 4 है उसके तहत कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा, उसके प्रोविजंस को सेक्शन 163 अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सबसेक्शन 4 ऑफ 164 के जो भी प्रोविजंस है उसका इफेक्ट नहीं होगा वो सेक्शन 163 के तहत, ठीक है। तो ये बहुत इजी था कि किसी तरह का इंड्यूसमेंट और थ्रेट ना ही उसको देंगे बोलने के लिए और ना ही किसी तरह का इंड्यूसमेंट और थ्रेट से उस दे करके उसको रोकेंगे, उसको प्रिवेंट करेंगे ताकि वो ना दे। और ये सब कुछ जो है एविडेंस एक्ट का सेक्शन 24 के तहत आप उसको कर सकते हैं, सबसेक्शन 1, ठीक है। ये मैंने बता दिया 163। अब देखते हैं 164 क्या है। सेक्शन 164 बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए, समझ में आएगा। और ये एक स्टोरी की तरह सुन लीजिए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद तो बुक्स आप लोगों के पास है, एक बार रीड आउट कर लेने से ही हो जाएगा। तो 164 सेक्शन बात करता है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट। अगर कोई कन्फेशन देने वाला है तो उसको किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, उसके कन्फेशन को, उसके स्टेटमेंट को किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। तो इसके जो है 6 सबसेक्शंस है, 1 बाय 1 करके सुनिए। सबसे पहला ये कहता है कि कोई भी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ये दो नाम तुरंत से नोट कर लीजिए, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सेक्शन 164 के तहत जो है वेदर और नॉट ही हैज जुरिस्डिक्शन, चाहे उसका जुरिस्डिक्शन हो या ना हो, वो रिकॉर्ड कर सकता है कोई भी कन्फेशन और स्टेटमेंट जो कि उसको दिया जा रहा है, मैजिस्ट्रेट के पास दिया जा रहा है, वो रिकॉर्ड कर सकता है इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैजिस्ट्रेट जो है नोट कर सकता है, चाहे उसका जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, फिर भी दो लोग, कौन, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कर सकते हैं रिकॉर्ड। और अंडर एनी अदर लॉ और एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इंक्वायरी और ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन के दौरान करेंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी कर सकते हैं अगर कमेंसमेंट शुरू इंक्वायरी और ट्रायल की नहीं हो गई हो, ठीक है। इंक्वायरी की हर हाल में ये इंक्वायरी और ट्रायल से पहले ही जो है रिकॉर्ड हो जाएगा। कौन कर सकता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, चाहे उसका जुरिस्डिक्शन हो या ना हो, यही सब क्लॉज 1 बताता है। लेकिन इसमें एक प्रोविजन है, प्रोवाइडेड कन्फेशन और स्टेटमेंट में ऑल्सो भी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इसके थ्रू भी जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो के थ्रू भी कर सकते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट ऑफ द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, एक्यूज का जो वो एडवोकेट है उसके प्रेजेंस में ही ये करना होगा, ठीक है। यही प्रोविजन है। सबसेक्शन 1 क्लियर। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है, जो मैजिस्ट्रेट है बिफोर रिकॉर्डिंग एनी सच कन्फेशन एक्सप्लेन टू द पर्सन, जैसे ही मैजिस्ट्रेट लिखने जाएगा पहले जो अक्यूज है उसको बोल देगा, वो अच्छे से समझा देगा, एक्सप्लेन करेगा कि आप जो ये कन्फेशन देना चाह रहे हो या देने वाले हो वो आप देने में किसी तरह से बाध्य नहीं हो, आपको हम लोग जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, आप वॉलेंटरीली अगर देना चाहते हो
तो ही आप बोलो, अदरवाइज मत बोलो। क्योंकि एक बार अगर आप कन्फेशन दे देते हो तो आप ही का स्टेटमेंट हम लोग आपके अगेंस्ट में यूज कर सकते हैं। ये पूरी चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा मैजिस्ट्रेट अक्यूज को। यही है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 3 है, इफ एट एनी टाइम बिफोर द कन्फेशन इज रिकॉर्डेड, अगर किसी समय कन्फेशन रिकॉर्ड करने के पहले अगर एक्यूज मैजिस्ट्रेट के पास कहता है, सपोज पहले तक सब कुछ रेडी है, अब उसको लाया गया मैजिस्ट्रेट के पास कि वो कन्फेशन देना चाहता है। अब जैसे लिखने के लिए वो मैजिस्ट्रेट के पास आ गया, मैजिस्ट्रेट लिखना चाह रहा है कि ठीक है आप बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं। उस समय कुछ कहा नहीं है, उसके पहले अगर वो मना कर देता है कि नहीं मैं किसी तरह का कन्फेशन नहीं दूंगा, तो मैजिस्ट्रेट उसको फोर्स तो नहीं करेगा, साथ ही साथ वो ऑथोराइज भी नहीं करेगा उसके डिटेंशन को, पुलिस कस्टडी में उसको रोकने के लिए उसके डिटेंशन को ऑथोराइज मैजिस्ट्रेट नहीं करेगा। क्योंकि वो नहीं देना चाह रहा है, तो वॉलेंटरीली नहीं देना चाहेगा, तो मैजिस्ट्रेट जो है एक्यूज के डिटेंशन को पुलिस कस्टडी में नहीं रखेगा, ठीक है, ऑथोराइज नहीं करेगा। यही है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 4 क्या बात करता है, कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 281। कन्फेशन कैसे किस मैनर में रिकॉर्ड होगा, वो सेक्शन 281 में जैसे प्रोविजंस दिए हुए हैं उसी तरह से रिकॉर्ड होगा फॉर रिकॉर्डिंग द एग्जामिनेशन ऑफ एन अक्यूज पर्सन एंड शैल बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग द कन्फेशन। जो कन्फेशन दे रहा है उसको साइन करना होगा। जैसे ही वो कन्फेशन दे देगा वो साइन कर देगा अक्यूज अपना कन्फेशन के नीचे कि हाँ मैंने ही ये कन्फेशन दिया है, और उसके बाद मैजिस्ट्रेट जो है एक मेमोरेंडम लिखेगा उसके नीचे कि हाँ इस समय ये अक्यूज ने ये कन्फेशन लिखा है, एक फुट नोट बनाएगा और उसमें वो मैजिस्ट्रेट वो सभी चीजें लिखेगा, ठीक है। ये सबसेक्शन 4 बताता है कि जैसे ही कन्फेशन रिकॉर्ड हो जाएगा अक्यूज के द्वारा उसको साइन करवाया जाएगा, और जो मैजिस्ट्रेट है नीचे एक फुट नोट लिखेगा कि हाँ इसने इस डेट पे ऐसे ऐसे जो भी चीजें हैं वो एक मेंशन कर देगा कि मेरे प्रेजेंस में कन्फेशन लिया गया है। अब सबसेक्शन 5 क्या कहता है, किसी तरह का स्टेटमेंट अदर देन अ कन्फेशन, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। सबसेक्शन 5 में बात हो रही है अगर कोई कन्फेशन है वो उस चीज को छोड़ के अगर कोई और स्टेटमेंट है, एनी स्टेटमेंट अदर देन अ कन्फेशन मेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ shall be recorded in such manner provided for the recording of an evidence as is in the opinion of the magistrate best fitted। अगर कोई स्टेटमेंट है अदर देन अ कन्फेशन कोई दे रहा है तो वो उस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा जिस तरह से मैजिस्ट्रेट को सही लगेगा उस सर्कमस्टांस ऑफ द केस को देखते हुए, बेस्ट फिटेड जो लगेगा उसी तरह वो रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है, अदर देन अ कन्फेशन। और मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर होता है कि वो उसका एडमिनिस्टर ओथ करवाए, ओथ दिलवाएगा उससे whose statement is so recorded। और ये बार बार ध्यान रखिए ये ओथ का एडमिनिस्ट्रेशन कन्फेशन के लिए नहीं है, अदर देन कन्फेशन कोई अगर स्टेटमेंट आ रहा है उसके लिए है। ये सबसेक्शन 5 बताता है। सबसेक्शन 6 बताता है जैसे ही रिकॉर्डिंग हो गया मैजिस्ट्रेट ने लिख लिया तो वो मैजिस्ट्रेट जो है वो फॉरवर्ड कर देगा उस मैजिस्ट्रेट के पास जिस मैजिस्ट्रेट के पास उस केस की इंक्वायरी और ट्रायल होनी है। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले ही मैंने बताया था कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अगर उसके जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड भी है, उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर पड़े या ना पड़े, उन्हीं दोनों के द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। तो जरूरी नहीं है जो रिकॉर्ड कर रहा है ट्रायल भी उसी के पास हो। अगर किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट के पास ट्रायल होगा तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, 6 नंबर सबसेक्शन में यही बता रहा है कि ट्रांसफर कर देगा अपने पास से उस मैजिस्ट्रेट के पास जिसके पास ट्रायल और इंक्वायरी होनी है, ठीक है। अब ये तो हो गया सेक्शन 164 में क्या चीजें लिखी हुई हैं। अब कुछ उसके इफेक्ट्स भी हैं नॉन कंप्लायंस के, अगर नहीं मानता है तो क्या होगा। तो जो भी प्रोसीड्योर अभी हमने पढ़ा सेक्शन 164 में ये मैंडेटरी है, ठीक है, ये मैंडेटरी है, इस चीज को ध्यान में रखिए। और एक चीज है रिट्रैक्टेड कन्फेशन। काफी बार ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा होता है, कन्फेशन दे दिया उसके बाद वो उस चीज को मुकर कर जाता है कि मैं अपना कन्फेशन विथड्रॉ करना चाहता हूँ। मैंने ये कहा उस समय मेरी मेंटल स्टेट इस तरह की नहीं थी कि मैं समझ सकूं, मुझे वो नहीं देना चाहिए था, मैंने गलत कह दिया, मैंने झूठ कह दिया, इस तरह का वो बोल सकता है, बाद में वो रिट्रैक्ट कर सकता है। उस केस में क्या होगा, रिट्रैक्टेड कन्फेशन के केस में ऐसा होगा जैसे ही सपोज हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद जो अक्यूज है वो कह रहा है कि नहीं मैं अपना कन्फेशन वापस विथड्रॉ करना चाहता हूँ, तो उस केस में उसका देखा जाएगा, उसको कोरोबोरेट किया जाएगा कि जो उसने उस समय कहा था वो वॉलंटरीली था, कुछ उसके लिए प्रूफ मिल गया, एविडेंस मिल गया कि सब जो कि सपोर्ट कर रहा है उसके कन्फेशन को, तो वो उसके स्टेटमेंट को एडमिट किया भी जा सकता है, ठीक है। बिफोर ए रिट्रैक्टेड कन्फेशन इज एक्सेप्टेड इन एविडेंस
इट हैज टू बी प्रूव दैट द कन्फेशन इज मेड वॉलेंटरली एंड इट इज ट्रू। ये उस चीज को प्रूव करना होगा उस समय कि जो कन्फेशन दिया गया था वो उस समय वॉलेंटरीली ही था और जो उसने कहा है वो ट्रू है, इसीलिए उसको कोरोबोरेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है। ये हो गया रिट्रैक्टेड कन्फेशन। और 2-3 चीजें हैं वो आप लोगों को मैं अभी बता देती हूँ। ए कन्फेशन इज नॉट टू बी रिगार्डेड एज इनवॉलेंटरी और अनलॉफुली जस्ट बिकॉज उसको रिट्रैक्ट किया गया। जैसे ये कन्फेशन हो गया, आज कन्फेशन दिया, कल आके बोलता है कि नहीं मैं वो कन्फेशन गलती से मैंने दे दिया, वो मुझे नहीं देना था, वो मैंने गलत बताया, मेरे कन्फेशन को एडमिट ना किया जाए। तो वो उस समय क्या होगा, ये सिर्फ इस बेसिस पे उसके कन्फेशन को इग्नोर, अनलॉफुल या इनवॉलेंटरी नहीं मान सकते, क्योंकि वो नेक्स्ट डे आके फिर से ये कहता है कि नहीं वो कन्फेशन मेरा कन्फेशन नहीं था, मैंने गलती से दे दिया। सिर्फ इस बेसिस पे कि उसको रिट्रैक्ट कर लिया गया है, उसको अनलॉफुल या इनवॉलेंटरीली नहीं मान लेंगे, ठीक है। और इफ द कन्फेशन इज रिट्रैक्टेड, ए कन्विक्शन कैन नॉट बी बेस्ड देयर ऑन अनलेस इट इज कोरोबोरेटेड। और जैसे ही कन्फेशन रिट्रैक्ट कर लिया गया है, उसको कन्विक्शन नहीं कर सकते जब तक उसको कोरोबोरेट नहीं किया जाए। अभी मैंने बताया जब तक उसको कोरोबोरेट नहीं करेंगे उस कन्फेशन का एडमिशन, उसको एविडेंस के तौर पर लेना नहीं हो पाएगा पॉसिबल। इसीलिए उसको कोरोबोरेट करना बहुत जरूरी है। जब तक कोरोबोरेट नहीं करेंगे तब तक उसको एडमिट नहीं कर सकते हैं। The court can take into consideration a retracted confession against the confessing accused and his co-accused। जो confess कर रहा है उसके लिए तो यूज कर ही सकते हैं, साथ ही साथ co-accused के लिए भी उसके confession को यूज किया जा सकता है। तो ये कुछ जरूरी चीजें हैं सेक्शन 164। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका एक इंपॉर्टेंट केस है रामचंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट का केस है। तो इसमें यह कहा गया था कि कोरोबोरेशन एज अ रूल ऑफ लॉ नहीं है, ये रूल ऑफ प्रूडेंस है। जरूरी नहीं है कि अगर एविडेंस नहीं मिला तो उसके कन्फ्यूजन को नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट लेड इट इज नॉट एन इनफ्लेक्सिबल रूल। इनफ्लेक्सिबल रूल नहीं है कि एकदम होना ही चाहिए कोरोबोरेशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ प्रूडेंस, दैट इन नो सर्कमस्टांसेस कन्विक्शन कैन बी बेस्ड विदाउट कोरोबोरेशन और ऑन ए रिट्रैक्टेड कन्फेशन। ऐसा जरूरी नहीं है कि इनफ्लेक्सिबल है, क्योंकि कोरोबोरेशन इज अ रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ प्रूडेंस है, क्योंकि जरूरी है। क्योंकि एक बार चेक कर लेने से क्या होता है, संतुष्टि हो जाती है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है तो ये हर सर्कमस्टांस पे अप्लाई होगा और ये मैजिस्ट्रेट हर चीज में देख लेगा कि कौन से सिचुएशन में कौन से सर्कमस्टांस पे क्या करना चाहिए। तो आई होप 163 एंड 164 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 164 बहुत इंपॉर्टेंट, नोट्स बना लीजिए और वीडियो अगर जरा सा भी हेल्पफुल लग रहा है जरूर से लाइक करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।